Hello everyone, my name is Shikha Baghel. I am practicing advocate in MP High Court. हम आज चर्चा करेंगे लॉजिकल वाइब्स के अंतर्गत। सबसे पहले हमने बात करी थी इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 1 और ये अब हम कंडक्ट कर रहे हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 2। तो इसको दो भागों में बांटने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना था कि हम क्राउन रूल्स के बारे में और कंपनी रूल्स के बारे में, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें, ताकि हमने उन एक्ट्स की चर्चा करी जो क्राउन रूल के दौरान पास हुए और उन एक्ट्स पे चर्चा करी जो कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग पास हुए। लेकिन अभी हमारा जो विषय है वो है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव किस तरीके से पड़ी। तो इसका सबसे पहले सूत्रधार क्या था, इनके कंटेंट्स क्या हैं, इन पर हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। तो इंडियन लीगल हिस्ट्री यानी भारतीय संविधान का इतिहास भाग 2 के अंतर्गत। अब हम जब फर्स्ट कंटेंट की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो इंडियन लीगल हिस्ट्री में साइमन कमीशन का क्या रोल था। तो साइमन कमीशन आया 1927 में, और जब वो 1927 में साइमन कमीशन आया तो सबसे पहली चीज़ उसके में ये थी कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अभी तक हमने इसके पहले जो एक्ट पढ़े क्राउन रूल्स में या कंपनी रूल्स में, तो सारे एक्टों में ये चीज़ें बीच बीच में, मतलब कालांतर में ये चीज़ें आती गई कि जैसे कोई इंडियन एक्ट है या रेगुलेटिंग एक्ट है या मार्लिमेंटो है, तो इन सारी चीज़ों में ये चीज़ आती गई कि वो भारतीयों की सदस्यता को बढ़ाते चले जा रहे थे। लेकिन जब साइमन कमीशन 1927 में आया तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसको सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। और उसके पीछे रीज़न ये था कि पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, एब्सोल्यूट फ्रीडम की हमने डिमांड कर दी थी पूरे भारतीयों ने, सारे राजनेताओं ने। तो जब एब्सोल्यूट फ्रीडम की यहाँ पर बात आ गई तो उन्होंने अंग्रेज़ों की चिंता बढ़ गई। उनको लगा अब हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा साम्राज्य है वो तो अब ख़त्म होने पे आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन लाया, और साइमन कमीशन लाने के बाद उसमें एक भी उन्होंने भारतीयों की नियुक्ति नहीं की, जिसका सारे भारतीय दलों ने क्या किया, विरोध किया। अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये उठता है, या मेन आपका जो कंटेंट है, यह प्रश्न ये है कि हमने इसका जिक्र क्यों किया यहाँ पर। तो 1927 का जो साइमन कमीशन है, ये जब वापस चला गया तो उसके बाद आया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935। जब इसका पुरजोर विरोध हुआ पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन का, तो फिर उसके वो वापस चला गया। और उसके बाद आया हमारा इंडियन एक्ट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि जो ये कमीशन के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया, तो इस 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी, मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट फीचर इज़ दैट कि इसमें 321 सेक्शंस थी और 10 अनुसूचियाँ थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आज का संविधान है वो इससे प्रभावित अवश्य था। अब बात करते हैं इसके आगे कि इस अधिनियम में इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं थी। तो यदि हम देखें कि इसमें एक संघ सूची थी, एक केंद्र संघ सूची कहलाती थी वो, दूसरी प्रांत सूची थी, तीसरी समवर्ती सूची। तो ये सूचियाँ बनाने का अर्थ क्या था, इन सूचियों का बनाने का अर्थ ये था, या इन लिस्ट को बनाने का अर्थ ये था, मीनिंग ऑफ दिस लिस्ट, कि आपने यदि जो विषय है उन विषयों को या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ जो है, जिन पर आपको लॉ बनाना है, उनको आप इन सूचियों में, इन लिस्टों में बांट सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई इन सूचियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक्ट की यह विशेषता हम कह सकते हैं या मेन फीचर्स हम इसको कह सकते हैं कि इसने सबसे ये जो एक्ट था ये एक तरीके का ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से समाप्ति की घोषणा या डिक्लेरेशन था। यदि देखा जाए तो जो ब्रिटिश इंडिया है उसके समाप्ति का जो मेन काल है वो तो आखिरी एक्ट था 1947 इंडियन ये जो एक्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये लास्ट एक्ट था। तो अब ब्रिटिश साम्राज्य का तो इसकी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी को क्लीमेंट ने की थी। तो अब इसकी घोषणा के बाद ये चीज़ें आई कि हमारा भारत जो है वो अब 1947 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा ब्रिटिश साम्राज्य से। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पे हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है जो कि है कैबिनेट मिशन, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी थी। ये जो है इसे 1946 में इसे दूत मंडल भी कहा जाता है। दूत मंडल मतलब कि ये बोल सकते हैं कि इसने एक तरीके से आकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना एक मैसेंजर का काम किया इसने कि आपको एक संविधान सभा का निर्माण करना है, तो इसके लिए आपने एक मैसेंजर का काम किया, एक संदेशवाहक के तरह काम कर रहा था। किसके बीच में? ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, है ना, तो ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था इसको दूत मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे जिनके नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड है सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा थर्ड है मिस्टर AB अलेक्जेंडर। तो इन्होंने जो अपनी योजना बताई इसके तहत, उस योजना के अनुसार ये चीज़ें थी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो ब्रिटिश भारत है वो प्रांतों का एक मिला जुला संघ होगा और उसमें जो राष्ट्रीय विषय हितों के जो विषय हैं वो उनको छोड़कर सारे विषय जो हैं वो प्रांत को दे दिए जाए। मतलब जो देश हित की बात है, जो नेशनल के लिए लॉ बनाने की बात है, वो राष्ट्र केंद्र करे और बाकी के जो सब्जेक्टिव मैटर अदर स्टेट्स के हैं वो स्टेट्स के पास दे दिए जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो कैबिनेट मिशन था उसमें जो 3 ब्रिटिश सदस्य थे, मंडल आया था, वो आकर अपनी ये पूरी योजना उसने बनाई हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत पर अब ब्रिटिश सत्ता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो अब उसने कहा कि जो रियासतें भारत का हिस्सा बनी रहना चाहती हैं उन रियासतों को हम उन रियासतों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बने। स्वेच्छा मतलब स्वतंत्रता पूर्वक वो भारत का हिस्सा बनने के लिए शामिल हो जाए, तो ये उनकी सहमति से हो। और तीसरी बात है कि सभी राजनीतिक दलों से इसको और एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए या एक सरकार का गठन करना चाहिए जिसको सभी जितने उस समय राजनीतिक दल थे उन सब का समर्थन उसको मिलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इस चर्चा का सबसे मुख्य विषय है या मेन बिंदु है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्थापना हुई है वो कि उसके लिए जो सबसे पहली नींव रखी गई थी तो 1946 की संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव, वो जब रखा गया तब हमारे संविधान की बनने की पूरी संभावना या पूरे आसार समय से क्रिएट हो गए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अब यहाँ पर जो बात होती है कि वो ये होती है कि जो कैबिनेट मिशन था उसने जब बोल दिया कि संविधान सभा की स्थापना कीजिए, तो 1946 के इस मिशन के क्या क्राइटेरिया थे या किस तरीके से संविधान सभा की स्थापना हुई या कैसे प्रोसीजर हुए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी और इसमें से 296 जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीटें थी जो वो रियासतों की थी, छोटी छोटी रियासतें जो उस टाइम पे थी उनकी थी। उसके बाद ब्रिटिश भारत को 296 और दी गई, उसमें से 292 सदस्यों का चयन
11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का मुख्य चयन आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। मतलब उन्होंने कुल मिलाकर उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रांत एंड रियासत एंड आयुक्तों के द्वारा। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया गया कि किस प्रांत को, जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों का आवंटन होता है हर राज्यों में, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर उस समय ये चीज़ों का आवंटन हुआ था, उसको ब्रिटिश इंडिया बांटा गया था। और रियासतों के थ्रू कितनी सीटें हैं इसके थ्रू आपका चुनाव होगा और आपके जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आएंगे इस संविधान सभा में। दूसरी बात है कि हर प्रांत व हर देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या भी, हाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी या लोकसभा की सीट हो या राज्यसभा की सीट हो या अदर लोकल स्थानीय चुनावों की सीट हो, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है वहाँ की जनसंख्या। तो पॉपुलेशन ही उसका निर्धारण करती है। तो उस समय भी ये प्रथा चली आ रही थी और उस समय से भी कस्टम हम बोल सकते हैं एस्टैब्लिश है कि जो प्रांत व देसी रियासतें हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जा रही थी। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को जो है जनसंख्या अनुपात 3 समुदाय थे, एक थे मुस्लिम, सिख और एक सामान्य, यानी मुख्य रूप से 3 समुदाय में थे, एक मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में सारे हिंदूज आते हैं। इसके बाद आती है कि हमने जब संविधान सभा का पूरा तरीके से गठन कर दिया, यानी एक प्रोसीजर या एक प्रक्रिया को डेवलप कर दिया, तो किस तरीके से हमारे यहाँ पे फिर चुनाव करवाए गए, प्रक्रिया को फॉलो करवाया गया। तो सबसे पहले ये हुआ कि संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, तो पहली बैठक, तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज़ दैट 9 दिसंबर 1946। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। 93 रियासतें जो थी उन्होंने भी बायकॉट कर दिया। तो मुस्लिम लीग की 73 सीटें और 93 सीटें ऑफ रियासतें, उन्होंने कहा हम संविधान सभा से अपने आप को दूर रखते हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। उसके बाद 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, मतलब नेशनल कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया, उनके चुनाव हुए थे। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए, फिर डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचारी ये सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 उपाध्यक्ष, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णाचारी। तो इस तरीके से हमने देखा कि चुनाव तो हुए लेकिन 211 सीटों में हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और जो 73 सीटों में और जो 93 रियासतें थी उन्होंने कहा कि हम संविधान सभा से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नेशनल कांग्रेस ने ही फ्रंट पर आकर इस चुनाव में हिस्सा लिया 211 सीटों के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, तो ऑब्जेक्ट क्या था इसका। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तुत किया, यानी कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक हिस्टोरिकल डे था जब उसको हम बोल सकते हैं 13 दिसंबर 1946 का दिन इज़ अ हिस्टोरिकल डेट, कि जिस दिन हमारा उद्देश्य जो है वो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संरचना के जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से बनेगा उसकी एक, उसमें हम बोल सकते हैं उसका एक फीचर था या ढांचा था, फीचर्स थे, ढांचे थे। उसमें ये बोला गया कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है। संविधान सभा ये कहती है कि एक अपना इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, सॉवरेन रिपब्लिक है, ये घोषित किया गया। और ये अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। तो 13 दिसंबर 1946 को हमने अपने आप को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। उसके बाद हमने इसमें
जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र शामिल थे उनको क्या बोल दिया, वो भारतीय राज्य का हिस्सा है। तो सभी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे वो क्या कहलाएंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। भारत राज्य का हिस्सा नहीं होंगे, भारत संघ का हिस्सा होंगे, क्योंकि भारत, हमारा आर्टिकल 1 भी क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इस तरीके से हमारे संविधान सभा ने एक उद्देश्य प्रस्तावित किया और उस उद्देश्य की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको काफ़ी हद तक उसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। अब मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन टॉपिक्स पे डिबेट हेल्ड हुई, वो डिबेट क्या थी, क्या डिस्कशन हुए उस डिबेट में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सी कमिटीज अपॉइंट करी एंड सो ऑन। 14 अगस्त 1947 एक मीटिंग में एक प्रपोजल रखा गया कि वी शुड फॉर्म वेरियस कमिटीज। अब मीटिंग के जितने भी मेंबर्स थे उनने प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड फाइनली 8 मेजर कमिटीज बनी और 13 माइनर कमिटीज बनी। 8 मेजर कमिटीज के नाम थे यूनियन पावर कमेटी फर्स्ट, सेकेंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, these both committees were headed by Jawaharlal Nehru. Third was Provincial Constitution Committee headed by Sardar Patel. Fourth, Drafting Committee headed by Dr. B.R. Ambedkar. Fifth, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribunal and Excluded Areas. इस फिफ्थ कमेटी में 5 सब कमिटीज और फॉर्म हुई। 6th was Rules of Procedure Committee headed by Dr. Rajendra Prasad. 7th, State Committee headed by Jawaharlal Nehru. 8th committee was Steering Committee headed by Dr. Rajendra Prasad. These were the total 8 major committees. और जो रेस्ट 13 कमिटीज थी उनको ऐड कर दिया गया माइनर कमिटीज के अंदर। हम कुछ नाम देख लेते हैं उनके। अडॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, अडॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन। ऐसी टोटल 13 माइनर कमिटीज भी बनी। अब उसके बाद जो 8 मेजर कमिटीज थी, अमंग दोज 8 मेजर कमिटीज एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज अपॉइंटेड टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स को रखा गया। इट इंक्लूडेड टोटल 7 मेंबर्स, जिसमें से उनके नाम थे फर्स्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया उस कमेटी का। सेकेंड, N. गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड, A. कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ, डॉक्टर K.M. मुंशी। फिफ्थ, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सिक्स्थ, N. Madhav Rao, who was later on replaced by B.L. Mittar. 7th, T.T. Krishnamachari, who was later on replaced by D.P. Khaitan. Total 7 members include किए गए ड्राफ्टिंग कमेटी में। सब हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, मेंबर्स इंक्लूड कर दिए गए। अब उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस फाइनली स्टार्ट हुआ। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ डिबेट्स हेल्ड हुई। इन डिबेट्स को 4 स्टेजेस में बांटा गया और ये 4 स्टेजेस थे। पहला स्टेज था प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज का टाइम पीरियड रहा दिसंबर 9, 1946 से जनवरी 27, 1948 तक चली डिबेट। इस डिबेट में कमिटीज जो थी, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सारी कमिटीज ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और ये रिपोर्ट एक आउटलाइन थी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो प्रीलिमिनरी स्टेज में गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक आउटलाइन सबमिट की गई कमिटीज के द्वारा। इसमें टोटल 46 डेज स्पेंड किए गए। प्रीलिमिनरी स्टेज में टोटल 46 डेज स्पेंड किए गए ओवरऑल डिस्कशन के लिए। सेकेंड स्टेज आया इसका, जिसको कहा गया फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग इसका टाइम पीरियड था नवंबर 4, 1948 से नवंबर 9, 1948 तक का। इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया असेंबली में नवंबर 1948 में। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कमेटी ने कैसे फॉर्म किया था? ये एक सिंक्रोनाइज्ड और रिवाइज फॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक चीज देखने को मिली इस डिबेट में, इस फर्स्ट रीडिंग की डिबेट में, कि जो मेंबर्स थे असेंबली के उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया इस फर्स्ट रीडिंग में, इस डिबेट में। इसके बाद इसका थर्ड स्टेज आया जिसको बोला गया सेकेंड रीडिंग। इसका टाइम पीरियड रहा नवंबर 15, 1948 से अक्टूबर 17, 1949 तक। इस स्टेज में
क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन चला ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसमें टोटल 101 डेज स्पेंड किए गए क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन पे। ये क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कुछ टॉपिक्स पे हुआ। पहला टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया एंड ओवरऑल 16 डेज का डिस्कशन चला इस पे। और 14% जो टोटल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का 14% जो था वो फंडामेंटल राइट्स पे रहा। सेकेंडली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया। इसमें ओवरऑल 6 डेज स्पेंड किए गए। 6 डेज का डिस्कशन चला, 6 डेज स्पेंड किए गए और टोटल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का 4% जो था वो डेडिकेट किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। नेक्स्ट था प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप को पार्ट 2 ऑफ द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसमें टोटल 3 डेज स्पेंड किए गए। इस डिस्कशन का टोटल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का 2% जो था वो डेडिकेटेड था सिटीजनशिप के प्रोविजंस को लेके। ये रहा इसका थर्ड स्टेज। इसके बाद फोर्थ स्टेज आया जिसको कहा गया थर्ड रीडिंग। इसका टाइम पीरियड रहा नवंबर 14, 1949 से नवंबर 26, 1949 तक। इस थर्ड रीडिंग में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। दैट वाज ऑन नवंबर 26, 1949। नवंबर 26, 1949 को अपना ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया। अब इसमें एक चीज देखने को मिली इस पूरे डिबेट में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें ओवरऑल वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन रहा पूरे डिस्कशन में 2% रहा। 2% वुमेन ने पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में, जिसमें से अम्मू स्वामीनाथन, बेगम अजीज रसल एंड दक्षानी वेलायुधन इनने पार्टिसिपेट किया था फंडामेंटल राइट्स की डिबेट में। हंसा मेहता, रेणुका रे इनने किस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था? जो डिबेट जस्टिस फॉर वुमेन इन इंडिया के ऊपर हुई थी। सो ओवरऑल 2% ऑफ पार्टिसिपेशन था वुमेन का इस पूरे डिबेट डिस्कशन में। नेक्स्टली देखा गया जो प्रोविंसेस के मेंबर्स थे उनने भी अपना 85% ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया इस पूरे डिबेट में। नाउ अब नवंबर 26, 1949 को असेंबली ने अपना ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो किया, पर इसमें कुछ प्रोविजंस बस कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट किए गए। देवर सम प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, शॉर्ट टाइटल जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 में कंटेन थे, इन्हीं बस को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 में। अब जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे दैट वर द मेजर पार्ट, जो इसका मेजर पार्ट रिमेनिंग प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कब फोर्स में आए? दे केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। जनवरी 26, 1950 को जो मेजर पार्ट था, जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो इम्प्लीमेंट हुए, वो फोर्स में आए। अब जनवरी 26, 1950 को द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट भी कहा जाता है। दिस डे इज ऑल्सो रेफर्ड एज डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि जनवरी 26, 1950 को ही डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट क्यों कहा गया है। देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड दिस। सेम डेट 1930 को, दैट इज 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट इज वाई January 26, 1950 is celebrated as Republic Day and referred as the date of its commencement. अब जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, बट इन द प्रेजेंट टाइम देयर आर 448 आर्टिकल्स in 25 parts and 12 schedules following the 104 amendments that have been made in the Indian Constitution till the date of 25th January 2020. I hope all the information that has been provided to you in this video has helped you in gaining lot of knowledge about the framing of Indian Constitution. We have also provided you with an PDF of this video
in the description box. So do check the description box for the PDF. Now we also have our Instagram page, which is named as Logical Vibes, that is LAWGICAL logical _ VIBES vibes. Do follow our page for regular updates. And another important information for you all is that in our next upcoming video, we are going to discuss about the part 1 of the Constitution, that is Union and its territories. So this is all for this video. Thank you so much, and don't forget to like, comment and share to our channel. Thank you.